दर्शक को, हमारे श्रोतागण को आप ज़रूर रूबरू कराएं। जी, मैं विजय शर्मा चंबा हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का मैं कलाकार हूँ। दरअसल राजपूत चित्रकला के तहत राजस्थानी और पहाड़ी दो शैलियाँ चर्चित रही हैं और पहाड़ी शैली के अंतर्गत भी बसोली और कांगड़ा दो मुख्य स्कूल रहे हैं, जिसकी एक सुदीर्घ परंपरा पहाड़ों में रही है। ये कला राजाओं के प्रश्रय में पनपी, फली फूली और विकसित हुई और राजाश्रय में विकसित हुई इन कलाओं में हमें साहित्य, विशेषकर रीतिकालीन जो पोइट्री है, काव्य है, उस पे आधारित चित्र हमें देखने को मिलते हैं। वास्तव में साहित्य का कलाओं के साथ अटूट संबंध रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर गीत गोविंद संस्कृत का जो काव्य है वो 12वीं शताब्दी में महाकवि जयदेव ने बंगाल में लिखा, मगर उस काव्य को विभिन्न विधाओं में, नृत्य में, गायन में, चित्रकला में, मूर्ति कला में, वो उसके जो भाव है प्रकट होकर हमें देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत काव्य जिसमें गीत गोविंद और रसमंजरी नायिका भेद का एक ग्रंथ है, उस पर चित्र बने, और दूसरा रीतिकालीन में जो ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं हुई हैं, वो अधिकांश कवि हरदोई, इटावा और बिलग्राम क्षेत्र से वो आते थे। वो विभिन्न रजवाड़ों में दरबारी कवि के रूप में काम करते थे और उन्होंने जो काव्य रचनाएं की वही चित्रकारों के लिए प्रेरणा का आधार बनी और चित्रकारों ने कवियों के साथ कंधा मिला के इन काव्य रचनाओं को मूर्त रूप दिया। जैसा कि मिनिएचर आर्ट जो हमारे देश की एक पारंपरिक कला जो लघु चित्रों के रूप में हमारे सामने आती हैं, तो उनको लेकर के जो आपकी जो शैली है, जो विभिन्न शैलियां हैं देश की, उसमें एक कांगड़ा, बसोली, ये आपने उसमें काम भी किया है, तो उनके कुछ बारीकियों के बारे में भी बताएं और उसमें क्या जो एक स्टोरी आप प्रयोग करते हैं या उसमें क्या चीज़ है जो उसमें मायने रखती है। मैं थोड़ा संक्षेप में आपको पहले ये बता दूं कि जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ तो मुग़ल दरबार में जो चित्रकार कार्य करते थे वो अपने कला के लिए नए आश्रयदाताओं की खोज में पहाड़ों की ओर आए 17वीं शताब्दी में, और उन्हें पहाड़ों में राजाश्रय मिला। मगर मुग़लों के शासनकाल में वो दरबारी दृश्य या शिकार के दृश्य या पोर्ट्रेट वगैरह ज़्यादा बनाते थे। जब वो पहाड़ों में आए तो पहाड़ी शासकों का रुचियाँ अलग थी। उन्होंने कृष्ण लीला पे चित्र बनवाए, राधा कृष्ण या कृष्ण के बाल दृश्य। अब देखिए, कृष्ण जो है वो मथुरा गोकुल में पैदा हुए, वहीं उन्होंने बाल लीलाएँ की, मगर जब हम कृष्ण लीला के चित्र कांगड़ा शैली में देखते हैं और उसमें बैकग्राउंड में जो पहाड़ों का लैंडस्केप देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कृष्ण के बाल्यकाल की घटनाएं मानो कांगड़ा घाटी के में ही ये हुई हैं। और प्रसिद्ध कलागुरु अनंत कुमार स्वामी का कहना है कि जो ऊंचाई चीन की चित्रकला ने भूदृश्य में अर्जित की, वो यहाँ राजपूत शैली में वो मानवीय प्रेम के मामले में ये ऊंचाई इस कला ने पाई है। और दूसरा कुमार स्वामी का एक कथन ये है कि द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ राजपूत पेंटिंग, कि ये जो पहाड़ी या राजस्थानी कलाएँ जो हैं इसका साहित्य के साथ अटूट संबंध है। मगर फिर भी कांगड़ा शैली में हमें देखने को मिलता है कि श्रृंगार रस पे विशेषकर नायक नायिका और राधा कृष्ण के जो
प्रणय व्यापार के चित्र हमें ज़्यादा अधिक रोमानी चित्र देखने को मिलते हैं। उसका कारण ये भी रहा है कि ये जो कालखंड था जिसमें ये चित्र बने, एक्चुअली इस कालखंड को हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस की रचनाएं कवि करते थे और ये जो साहित्यिक जो माहौल था रोमानी या श्रृंगारिक प्रवृत्ति का, इसका प्रभाव हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पे भी पड़ा। अगर आप शास्त्रीय संगीत की जो बंदिशें हैं, ठुमरी की, ख्याल गायकी की, तो जो भाव हम चित्रों में देखते हैं वही भाव शास्त्रीय संगीत में भी प्रस्फुटित हुए हैं। तो श्रृंगार रस को ज़्यादा महत्व दिया इन पहाड़ी शासकों ने। और श्रृंगार रस के भी दो पहलू हैं, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। तो इसमें भी जो साहित्यिक लोग हैं वो वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार को ज़्यादा महत्व देते हैं। संयोग श्रृंगार में तो नायक और नायिका एक साथ होते हैं, मगर विप्रलंब श्रृंगार जो है या वियोग श्रृंगार, उसमें नायिका अकेली है, नायक कहीं प्रदेश में गया है और वो विरहणी के रूप में अपने प्रियतम को याद करती है, पत्र लिखती है। तो उसका जो मार्मिक भाव जो है, उसकी जो व्यथा है, वो चित्रकारों ने बड़े कुशलता से चित्रित किया है। तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि चित्रकारों ने कवियों से भी ज़्यादा ऊंची उड़ान भरी है। जैसे इन सब चित्रों में जहाँ तक भाव की बात है, तो वास्तविक में एक तरीके से काल्पनिकता को उसमें हम देखते हैं। क्या वास्तविकता में क्या वो चीज़ मतलब वो भी है या उसके पीछे कोई सिर्फ कल्पना का ही एक भाव है? देखिए, कवियों ने जो कल्पनाएं की हैं उसको चित्रकारों ने साकार किया है। मूल आत्मा काव्य है और उसको चित्रकारों ने शरीर दिया है। अब मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि जब श्री कृष्ण ने गिरि गोवर्धन उठाया, धारण किया था, जब इंद्रकोप हुआ और बारिश हुई और मूसलाधार बारिश के कारण ब्रज में हाहाकार मच गया, तो ये भागवत पुराण का एक प्रसंग है। जो कृष्ण की जो लीलाएं, उसका एक महत्वपूर्ण प्रसंग है कि गिरि गोवर्धन को श्री कृष्ण ने धारण किया था। मगर इसी प्रसंग को लेकर कवि बिहारी ने एक दोहा रचा। दोहा ये रचा कि वो कहते हैं कि कवि बिहारी, जिसके दोहे पे फिर चित्रकारों ने पेंटिंग बनाई। कवि बिहारी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने पर्वत धारण किया तो उसके नीचे सारे ब्रजवासी आ गए। उसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सब ग्वाल बाल पर्वत के नीचे आ गए। तो जाहिर है कि उसमें राधा भी उन लोगों में आ गई। और कवि बिहारी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा, उसके सौंदर्य से उनके शरीर में कुछ अनुभूति हुई, जिसके कारण उनका जो पहाड़ जो था, उंगली थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और पहाड़ डगमगाने लगा। उससे सारे ब्रजवासी जो थे वो भयभीत हो गए। मगर श्री कृष्ण ने जरा फिर से उसको स्थिर कर लिया। तो इस बहाने से कवि ये कहना चाहता है कि इस घटना से एक तो श्री कृष्ण के भक्तों को भय हुआ और दूसरा राधा का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति वो जग जाहिर हो गया। ये और एक और अष्टनायिका विषय है जिसमें अभिसारिका नायिका का उल्लेख ज़्यादा हुआ है। वो अभिसारिका नायिका होती है जो रात को अंधेरे में गहरे रंग के वस्त्र पहन के अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। इस पर कवियों ने कई प्रकार की काव्य रचनाएँ की। तो बिहारी जब अभिसारिका का उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं अपने दोहे में कि अभिसारिका नायिका जो है वो अपनी सखी को अपने अभिसार की बात कह रही है। वो कहती है अपनी सखी को कि हे सखी, कल रात को मैं अपने प्रेमी से मिलने गई थी। जब मैं गई तब तो अंधेरा था, और मेरे को मेरे प्रेमी ने बहुत ज़्यादा देर तक रोके रखा। जब मैं वापस लौटने लगी तो चंद्रोदय हो गया।
चंद्रमा आसमान पे आ गया और चांदनी फैल गई, तो मेरे लिए तो छुपना बहुत मुश्किल हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे शरीर की गंध से कुछ भंवरे आकर्षित हो गए, मेरे इर्द गिर्द आ गए और मैं छुपती छुपाती बड़ी मुश्किल से घर में पहुंची। अब इस दोहे में बिहारी 2-3 बातें ऐसी कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो नायिका जो है वो रूप गर्विता है, सुंदर है, रूप गर्विता के कारण उसके प्रेमी ने उसको ज़्यादा देर बिठा रखा। दूसरा, वो नायिका पद्मिनी श्रेणी की है, क्योंकि पद्मिनी श्रेणी के बारे में कहा कि सर्वश्रेष्ठ स्त्री होती है जिसके शरीर से सुगंध निकलती है, गौरवर्णी। तो वो अपने आप को एक इनडायरेक्ट तरीके से बता रही है कि मैं पद्मिनी श्रेणी की स्त्री हूँ। तो इन काव्य रचनाओं पे जब चित्रकार अपनी तूलिका चलाते हैं तो गजब की चीज़ें निकल कर आती हैं। जैसे अगर लघु चित्रों की बात करें तो हमारे राजस्थान की जो एक तरह मुग़ल शैली में जो एक लघु चित्र बने, तो उन चित्रों को और आपके कांगड़ा बसोहली जो ये चित्र हैं उनमें एक जो अंतर है वो क्या दिखता है, तो क्या होता है? देखिए, राजस्थानी और पहाड़ी जो शैलियाँ हैं इनका विषय वस्तु एक ही है, क्योंकि ये हिंदू राजाओं के लिए चित्र बने। मुग़लों की सब्जेक्ट मैटर और था। तो हमारी राजस्थान और पहाड़ी शैलियों के जो विषय वस्तु है वो सब्जेक्ट मैटर वही है, काव्यों पे रचनाएं बनी है। मगर उसमें अंतर यह है कि राजस्थान की पेंटिंग में हमें ग्रीनरी कम दिखाई देती है, बैकग्राउंड में शुष्क रंग दिखाई देते हैं, लाल पीले बिल्कुल चटक रंग दिखाई देते हैं। हमारे पहाड़ों की जो पेंटिंग है उसमें वनस्पति चित्रण बहुत हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि पहाड़ है, नदी है, वृक्षों के झुरमुट हैं, तो ये चीज़ें राजस्थान में कम मिलती हैं। कहीं ना कहीं वो वातावरण का एक प्रभाव। जी हाँ, लैंडस्केप तो हाँ, हमारा पहाड़ों का जो है उससे कलाकार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पेंटिंग में बैकग्राउंड में हिमाचल का जो नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य है वो उन्होंने वहाँ दर्शाया है। इवन हर कलाकार प्रकृति से ही प्रेरित रहा है और वो जितने भी विषय लेता है वो प्रकृति से ही लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रकृति ही सब कुछ देने वाली है और उसके अलावा वो जाएगा कहाँ, क्योंकि उन्हीं के बीच उनको विचरण करना है और उसी में उनको रहना है। तो कलाकारों ने प्रकृति को ही एक उनसे सारे प्रतीकों को लिया है, उन्हीं को उन्होंने अपने भाषा में प्रदर्शित किया है। तो एक चीज़ और कि जैसे ये तो रही एक उनके काव्यात्मक या उनके जो रागात्मक चीज़ें रही उन पे कलाकारों ने चित्रित किए हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे मिनिएचर आर्ट हैं, जो भी शैलियाँ हैं, उनकी क्या एक स्थिति है, या जैसे कंटेम्प्रेरी का इतना प्रभाव है, तो कंटेम्प्रेरी को ले करके हमारे जो पुराने पारंपरिक चित्र रहे हैं उनमें क्या आप पाते हैं, या उससे क्या कहीं रिलेट करता है, या दोनों चीज़ के डायमेंशन दोनों उनकी दिशाएं अलग अलग हैं? देखिए, हमारा या कभी उन पे एक्सपेरिमेंट आपने किया कि एक कंटेम्प्रेरी भी हो और वो जो शैली है उससे भी बरकरार रहे? वो भी ऐसा है कि हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग है, एक तो वो लिटरेचर पे आधारित है, दूसरा हमारी जो पेंटिंग है वो कोई मॉडल किसी को रख के नहीं बनाई गई है, वो कल्पना पे आधारित चित्र है। तो अधिकांश जो चित्रकार हैं वो आज भी पुरानी जो पेंटिंग्स हैं, जो मास्टरपीस पेंटिंग, उन्हीं की कॉपी हैं, वो जो किताबों में छपी हैं उनको बनाते हैं ज़्यादातर लोग। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी मौलिक रचनाएं करते हैं। मगर मौलिक रचनाओं में भी जो चित्रकार हैं वो सब्जेक्ट मैटर तो वो ले लेंगे नया, मगर जो पेंटिंग के जो जैसे आर्किटेक्चर है या ड्रेस है वो वही रखेंगे। जो चोली घाघरा पुरानी पेंटिंग में वो देख लेंगे मिलता लेडीज़ का, या पुरुषों को जामे में दिखाई देते हैं, अभी भी वो वही बनाते हैं। इधर कुछ लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग में कुछ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट भी बनाए हैं जो लिटरेचर से हट कर है। ऐसे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं
और बल्कि पाकिस्तान में लाहौर यूनिवर्सिटी में मिनिएचर पेंटिंग को एक स्वतंत्र विषय के रूप में वहाँ पढ़ाया जाता है। ऐसा भारत में अभी तक कहीं किसी भी आर्ट कॉलेज में नहीं है। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने पुरानी पेंटिंग से एलिमेंट्स लेके, मोटिफ लेके कुछ नई चीज़ें बनाई हैं। उसमें उन्होंने जो चित्रांकन विधान है वो पुराना ही ट्रेडिशनल है, मगर सब्जेक्ट मैटर उन्होंने नए चयन किया है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि देखिए, जैसे शास्त्रीय संगीत है उसमें क्लासिकल म्यूजिक के कुछ नियम होते हैं, तो वो शास्त्र के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉप म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत को लेके मिक्स करते हैं और वो बोलते हैं हम ये फ्यूजन कर रहे हैं। तो उसमें फ्यूजन कम होता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि हमें अपनी जो पारंपरिक जो कला है, शैली है, उसका निर्वाह करना चाहिए। नए सब्जेक्ट अगर बनाने हैं तो फिर उसमें पुरानी चीज़ों को ना लिया जाए। उसमें फिर नई, जैसे बिल्डिंग नए ढंग से बनाए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नायिका बनाई है, वो स्कूटी पे जा रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, ऐसे चित्र बने हैं मिनिएचर में। तो वो तो ठीक है, मगर ये ना हो ना कि आप पुराना सब्जेक्ट भी ले रहे हैं और आपके कुछ चित्रों को देखा है जिसमें कहीं वो चश्मे लगाए हुए हैं। जी हाँ। तो कहीं उनके कुछ जो उस टाइम के प्रयोग करते हुए उनके साथ कुछ और भी एलिमेंट जुड़े रहे हैं। वो जो चश्मे वाला चित्र है उसमें वो बुसोली शैली का चित्र है। मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में गया था 1999 में, वहाँ मेरी एग्जीबिशन थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा और मेरी पत्नी का पोर्ट्रेट बनाइए, मगर हम चाहते हैं कि आप हमें एक राजा और रानी की तरह बनाएं, जो राजा और रानी के जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो पहने हुए बनाएं। तो मैंने उनका चेहरा तो वैसे बनाया, मगर उनको मैंने उसमें ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखाया है, जिस चित्र की आप बात कर रहे हैं। जैसे हमारे जितना जोर कंटेम्प्रेरी आर्ट को आज दिया जा रहा है, आप तो इतने पुराने एक तरीके से आप उस शैली के एक इकलौते कलाकारों में आप हैं, और आपके साथ और भी आपके कुछ छात्र भी हैं, आपके जो शिष्य हैं वो भी आपके साथ लगे हुए हैं, आप उनको प्रॉपर गाइडेंस भी कर रहे हैं। तो जितना जो एक प्रचार समकालीन कला को लेके होता है उसमें, तो उतना क्या प्रभाव, उतना प्रयोग या उसका चलन आपके इस शैलियों में भी देखने को मिल रहा है? आप तो बहुत सारे देश विदेशों में आपने भ्रमण किया, यात्रा किया, आपने अपने सेमिनार्स किए, अपने एग्जीबिशन लगाए, तो क्या उस चीज़ को भी देखा है आपने? देखिए, हमें कई बार जो आर्टिस्ट कैंप होते हैं हमें बुलाते हैं वहाँ पे, और वैसे तो हम मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, मगर कई बार हमें वो कैनवस दे देते हैं कि आप बड़े साइज में चित्र बनाइए। तो मैंने ऐसे भी प्रयोग किए हैं कि मिनिएचर को बड़े फॉर्मेट में भी मैंने बनाया है, और वो भी नए, मतलब जो रंग है एक्रेलिक वगैरह उसी से बनाया है। तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी संभावनाएं हैं कि मिनिएचर से आप कोई एलिमेंट लेके आप उसको रीइंटरप्रेट करते हैं बड़े साइज़ में, तो ऐसी भी संभावनाएं हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि ये जो एक चित्रकार थे मंजीत बावा जी, उनकी पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग से एलिमेंट लिए हैं और उसको नए ढंग से प्रस्तुत किया है। जी। तो इस प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। इवन एम.एफ. हुसैन ने भी एक इंटरव्यू में बताया था, किसी ने पूछा था कि आपके चित्रों में किस चीज़ से ज़्यादा आप प्रेरणा आपको मिली है, तो उन्होंने बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के कहा कि मेरी पेंटिंग में जो आप देखते हैं वो मैंने बुसोली पेंटिंग से वो लिया है। जो कलर स्कीम उनकी पेंटिंग में है बिल्कुल वही रंग जो है आपको बुसोली पेंटिंग में मिलेगा। और एक तरीके से मतलब इसका जो हमारी शैलियाँ हैं इनका प्रोत्साहन क्या उस तरीके से आज देश में है
या नहीं है? मतलब या तो ऐसे कौन से जगह हैं या हमारे देश में भी कि जहाँ पे इन शैलियों को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? आप तो तमाम जगहों पे गए हैं, या उसके पीछे क्या कारण है कि प्रोत्साहित नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, समय के साथ परिवर्तन तो होता है हम्म, और ये ज़रूरी भी है, मगर कई प्रकार के प्रयोग धर्मी कलाकार आते हैं, प्रयोग करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं। जैसे मंजीत बाबा का मैंने एग्जांपल दिया था। तो इस तरह से स्कोप है। अभी तक तो जो लोग कंटेम्प्रेरी है, उन्होंने मिनिएचर से एलिमेंट लेके एक्रेलिक की ऑयल पेंटिंग में हाथ आजमाए हैं, मगर मैं ये सोचता हूँ कि बड़े साइज़ के कागज़ पे और जो हमारे मिनरल कलर जो है उसकी लाइफ ज़्यादा है मिनरल कलर्स की। तो उस बड़े साइज़ के फॉर्मेट में पेपर पे टेम्परा में कंपोजिशन बनाई जा सकती है बजाय एक्रेलिक की। एक्रेलिक जो माध्यम है वो ज़्यादा चिरस्थायी नहीं है, जबकि हमारे जो पारंपरिक जो रंग है, पारंपरिक जो मिनरल या पिगमेंट कलर है, उसमें एक तो उसकी रंगों की जो तासीर है, उसका जो प्रभाव है वो बड़ा ज़बरदस्त है और उसकी है भी वो लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लंबे समय तक टिके रहती है। जी जी। ज़्यादातर आप जब रंगों की बात किया है तो आपने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया है, जी। तो उनका एक अपना एक प्रभाव है। तो अब ये कि जो आज के नए समय के जो कलर्स यूज कर रहे हैं कलाकार, वो बात उसमें नहीं आ पाती है, क्योंकि उनके अलग अलग जो आज तक सिंथेटिक जो इस तरीके से कलर बनते हैं, हमको लग रहा है वो प्राकृतिक कलर की वजह से वो जो प्रभाव उसमें आना चाहिए वो प्रभाव उस पर नहीं आ पाता है। अब ये रंगों में भी एक पुराने जो आर्टिस्ट थे वो बड़े परिश्रम से रंग तैयार करते थे, हाँ, कई कई महीने रंग बनाते बुनाई करते थे, उसमें फिर रंगों में जान पैदा होती थी। अब मिनिएचर पेंटिंग में भी आजकल अधिकांश जो लोग हैं वो पोस्टर करके से पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं आएगी। अब हमारा जो मिनिएचर पेंटिंग है, पुराने उस्ताद कलाकारों ने जो सोने का रंग लगाया है, प्योर 24 कैरेट को, वो काला ही नहीं पड़ता कभी। तो वो नकली जो रंग है सोने का, उसमें वो एक प्रभाव पैदा नहीं होगा। तो जब रंगों को आप इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या आप उस रंगों को आप खुद भी तैयार करते हैं? देखिए, ये जो रंग है ये हम खुद तैयार नहीं करते। ये बाज़ार में जो पंसारी की पुरानी दुकानें हैं वहाँ पे ये पत्थर के रूप में मिलते हैं और वो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। ये जो पत्थर है उसको पीसते हैं हम, पीसते हैं, उसको महीन करते हैं, छानते हैं, उसमें गोंद मिला के फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये रंग भी 2-4 किस्म के हैं। मिनरल कलर अलग है, पिगमेंट कलर अलग है, जो वेजिटेबल कलर है जो पेड़ों से हमें मिलते हैं, लाख है या गोंद है ऐसा, और चौथा है मेटेलिक कलर जो सोने और चांदी के जो वर्क होते हैं उसके बनते हैं वो। आप आज इस लखनऊ में हैं, इस अवध के अवध नगरी में हैं, तो बहुत सारी पेंटिंग्स में जो अवध को लेकर के भी कुछ काम किए गए हैं। थोड़ा सा आप आज लखनऊ में बैठे हैं तो अवध के चित्रों के बारे में भी कुछ संक्षेप में आप बताएं। देखिए, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद लखनऊ ही एक ऐसी जगह थी जहाँ कलाकार लखनऊ की ओर आए और यहाँ के नवाबों के छत्र छाया में काम करने लगे। शुजाउद्दौला और आसिफउद्दौला और ये नवाब जो लास्ट थे वाजिद अली शाह, इन लोगों के छत्र छाया में बहुत अच्छे कलाकारों ने, कल्याणमल और निधामल दो ऐसे कलाकार थे अवध के जो बहुत उस्ताद लोग थे। उनकी पेंटिंग आप देखें तो जो मुग़ल कला का जो प्रभाव था सारा उन्हीं के चित्रों में मिलता है। और मुझे तो ऐसा मालूम भी पड़ता है कि जो निधामल और कल्याणमल के चित्र हैं उसका प्रभाव पहाड़ी पेंटिंग पे भी है, नैनसुख की कलाकृतियों में। तो लखनऊ ही अवध ऐसी जगह थी जहाँ पे शास्त्रीय संगीत और
मिनिएचर पेंटिंग की जो कलाएं हैं ये यहाँ विकसित हुई और वो अवध शैली के नाम से मशहूर हुई। जी, जैसा कि आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया, तो आप जिस विधा में आप पारंगत हैं उस विधा में आपको पद्मश्री मिला, तो आपके बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारे देश विदेशों में हुए, तो कुछ इस तरीके की भी जानकारी हम आप चाहेंगे कि आपके कलाकृतियों का जो संग्रह है कहाँ कहाँ है, देश में या देश के बाहर कहाँ कहाँ है, जहाँ पे हमारे दर्शक सुनने वाले लोग उसको देख सकें। मैंने विदेशों में बहुत सारी एग्जीबिशन की है और अमेरिका में और कनाडा में मेरी पेंटिंग्स हैं वहाँ, जो वहाँ के कला प्रेमी हैं। और भारत में जहाँ मैं म्यूज़ियम में काम करता था, चंबा में भूरी सिंह म्यूज़ियम में, वहाँ मेरी पेंटिंग्स हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक त्रिवेणी संग्रहालय है, वहाँ पे मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। और अभी हाल ही में एक ओंकारेश्वर में शंकराचार्य का एक म्यूज़ियम बन रहा है, तो उसके लिए मैं आजकल वो शंकराचार्य की जीवनी पे 55 चित्रों का एक सीरीज बना रहा हूँ। जी हाँ। और इस विधा में क्या और भी कलाकार अभी हैं वर्तमान में जो और विधाओं में मतलब आपके साथ हैं, उनको भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि और कौन से कलाकार हैं या जो पहले के पुराने कलाकारों में आपके समकालीन हों, उनके भी। देखिए, मैं चंबा में रहता हूँ और वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, भूरी सिंह म्यूज़ियम। जी। मैं बचपन में वहाँ जब जाता था, गैलरी में पेंटिंग देखता था, तो पेंटिंग मुझे बहुत आकर्षित करती थी। और फिर वहाँ मुझे म्यूज़ियम के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि ये हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स हैं, वो चंबा के ही वो चित्रकार थे जिन्होंने बनाई। और फिर ये भी मेरे को मालूम पड़ा कि जिन चित्रकारों ने वो चित्र बनाए हैं उनके परिवार आज भी चंबा में है, मगर उनमें से कोई नहीं ये काम करता, छोड़ चुके हैं वो। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये एक महान कला थी, ये लुप्त हो गई है। तो हिमाचल में कोई करने वाला था ही नहीं। फिर मेरे पिताजी मुझे बनारस ले गए थे, वहाँ पे उस्ताद शारदा प्रसाद थे भारत कला भवन बनारस में। उनसे मैंने कुछ दिन मैंने सीखा काम। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला कि राजस्थान में जयपुर में मुझे कुछ जो दिग्गज कलाकार थे, वरिष्ठ कलाकार, उनसे मैंने रंगों को बनाने का विधान सीखा और उनसे ही मैंने पेंटिंग की एडवांस जो टेक्निक थी वो मैंने सीखी उनसे। और फिर जब मैं लौट के आया हिमाचल में, मैंने बहुत सारे यंग लड़कों को ये पेंटिंग का काम सिखाया और एक संस्था भी हमने बनाई है शिल्प परिषद करके, और उसके तहत 20 लोगों को तैयार किया और आज ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें से कई लोगों को नेशनल अवार्ड और कालिदास पुरस्कार भी मिला है मेरे शिष्यों को। तो मैं आज की डेट में जब देखता हूँ कि ये कला दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रही है और बहुत सारे काम करने वाले शिष्य अब तैयार हो गए हैं, तो मुझे अपनी कला साधना पे संतोष है। क्या कारण है कि जो जिनके पिता या जिनके दादा परदादा ये लोग काम किए उस फील्ड में, उस चित्रों को लेकर के उन्होंने अपना योगदान दिया, क्या कारण है कि उनके परिवार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारी कलाएँ हैं जो फोक आर्ट हैं, उनमें उनके परिवार के लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब ऐसे क्या कारण होते हैं? अब परिवार में अगर मान लीजिए 4-5 लोग हैं तो उसमें एक दो भी निकलते, बाकी सारे सबसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। और यही कहानी शास्त्रीय संगीत की भी है कि अब आप देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई नवाज थे भारत के, उनके परिवार में इक्का दुक्का लोग ही जो ये परंपरा का आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक विडम्बना है ये। हाँ, मतलब कि ये तो कला है, कला किसके ऊपर वो मेहरबान हो या कौन उस चीज़ को लेकर के आगे चल सकता है, वो तो एक रुचि की बात है। जाहिर सी बात है, कला एक ऐसी चीज़ है या हम उसको कहें कि वो ऐसा एक एनवायरनमेंट है जो उसके साथ जुड़ेगा। खैर संघर्ष तो है, बिना संघर्ष के कोई कलाकार बनता नहीं। कोई कलाकार कुछ संघर्ष किया फिर वो बैक हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उस संघर्ष के साथ करते करते ही वो एक समय पे वो एक चमकता हुआ सितारा बनता है। तो ऐसे ही कलाकारों की, ऐसे ही कलाकार हमारे बीच
या सम्मानित होते हैं या उनकी कलाओं को याद किए जाते हैं, चिरकाल तक उनकी कलाओं को लोग देखते हैं और उनको लोग प्रेरणा लेते हैं। तो आज ऐसे ही हमारे साथ जो विजय शर्मा जी हैं, पद्मश्री विजय शर्मा जी हमारे बीच ऐसे ही कलाकार हैं जिन्होंने इस कला को एक ऊंचाई तक ले गए और अपने शिष्यों को भी इन्होंने उस चीज़ को प्रदान किया और आज उनके शिष्य भी पुरस्कृत किए जा रहे हैं। ये एक गुरु के लिए भी एक बहुत सम्मान की बात है कि उसके सामने उन शिष्यों को सम्मानित किया जा रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कला शिविर में लखनऊ आए। और आप बस अंत में एक चीज़ और कि आप जो हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस विधा को लेकर के कैसे वो और जुड़े? श्रोताओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है या हमारी जो क्लासिकल आर्ट्स हैं उसका थोड़ा बहुत मालूमात होना चाहिए, ये क्या है, इसका क्या महत्व है। क्योंकि जैसे शास्त्रीय संगीत है, हम ये तो नहीं उम्मीद करते कि सभी लोग शास्त्रीय संगीत सीखें और संगीतकार बने, मगर मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप तानसेन नहीं बन सकते तो कानसेन तो बने। मतलब आनंद तो ले सुनने का। कोई गा रहा है तो वो क्या गा रहा है उसका आनंद ले। तो वैसा ही चित्रकला में भी है कि थोड़ी जिज्ञासा दर्शकों को भी चाहिए कि किस परिवेश में, किस ज़माने में ये ऐसे शानदार चित्र बने, उसका आधार क्या था, राज्य के संरक्षण कैसे मिलता था, और आज देश विदेशों में इस कला की अगर 5-5 करोड़ की पेंटिंग बिक रही है तो इसमें क्या विशेषता है ऐसी। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए दर्शकों को भी चाहिए कि वो कला के प्रति रुचि रखें और अपने बच्चों को भी थोड़ा अपनी कलात्मक धरोहर के बारे में जागरूक करें। तो आइए हमारे श्रोताओं, आज आप लोगों ने ऐसे कलाकार, ऐसे महानुभाव से आपका एक परिचय हुआ। और सही बात है, आप कलाकार नहीं बन सकते तो आप कला प्रेमी बनिए, आप कला को प्रमोट करिए ताकि कलाकार अपनी कला को ले करके अपने जीवन को निर्वाह कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप श्रोताओं का भी, आपने इतना समय दिया। मैं भूपेंद्र कुमार अस्थाना, समन्वय कला शिविर के कोऑर्डिनेटर। नमस्कार। धन्यवाद। दोस्तों, रेडियो जंक्शन के इस पेज पर और रेडियो जंक्शन पर हम अभी सुन रहे थे पद्मश्री विजय शर्मा जी को, हिमाचल प्रदेश से हमारे लखनऊ की सरजमी पर पधारे हैं अपनी कला के तमाम आयामों पर बातचीत करते हुए उनके प्रदर्शन के साथ में। ऐसे ही बहुत सारे कलाकार यहाँ मौजूद हैं और उन सभी से हम आज आपका परिचय कराएंगे और हम जानेंगे कि कला हो या साहित्य, उनका आपस में समन्वय कैसे है और कैसे कलाकारों ने जो है काव्य को या लेखन को अपने चित्रों में अंकित किया। विजय जी की बातों में हमने काफ़ी कुछ जाना है और भी कलाकार हैं हमारे साथ। पद्मश्री भज्जू श्याम जी हैं मध्य प्रदेश से आज मौजूद, पद्मश्री भूरी बाई जी हैं मध्य प्रदेश से। और जब हम जानेंगे इनकी कला और इनके बैकग्राउंड को तो हमें लगेगा कि हाँ, कला को संजोए रखने के लिए जो ज़रूरत होती है वो निरंतरता की और कला से प्रेम की, क्योंकि कला कभी भी अर्थ की मोहताज नहीं होती है। कला को ज़रूरी है समर्पण और प्रेम। हर रिश्ते में जैसे ज़रूरी होता है वैसे ही कला से जो रिश्ता है वो एक कलाकार ही बना पाता है, और ये रिश्ता दिल से बनता है, मन से बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। ऐसे ही अगले सेशन में हम लेके आ रहे हैं एक और कलाकार, और विजय शर्मा जी से चलते चलते हम जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पे वो ये कि सर, कलाकार और कला, ख़ास तौर से रंगों की चीज़ जिसे हम चित्रकला कहते हैं, इसे रेडियो के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए, मिनिएचर पेंटिंग की जो कला है तो ये दृश्य कला, विजुअल आर्ट है। इसको देख के ही इसका हम आनंद ले सकते हैं, इसका रसास्वादन कर सकते हैं। मगर इसका एक पहलू ये भी है कि जो चित्रों का जो आधार रहा है काव्य, अगर काव्य के बारे में भी रेडियो से कुछ प्रसारित हो तो उससे भी एक जिज्ञासा पैदा होती है दर्शकों में या श्रोताओं में
कि जैसे मान लीजिए कि श्री कृष्ण से ज़्यादा देर तक बात करने के बहाने राधा ने उनकी मुरली चुरा ली है। तो इस बात को कवि बिहारी ने अपने दोहे में लिखा है, बतरस लालच लाल की मुरली लई लुकाए। बतरस लालच मतलब बातों के रस के लालच से। बतरस लालच लाल की मुरली लई लुकाए, सौह करे भों हंसे देन कहे नट जाए। वो पहले सौगंध खाती है, मैंने नहीं ली, फिर तिरछी भों से हंसती है, तो शक पैदा होता है। जब कृष्ण मांगते हैं तो मुकर जाती है। तो ये जो राधा और कृष्ण का जो प्रणय व्यापार है, इसको बिहारी ने जो अपने दोहे में लिखा है, फिर यही भाव जो है उसको हम एक दूसरे उसमें देखते हैं कि जब के.एल. सहगल ने एक फिल्मी गाना गाया था, राधे रानी दे डारो रे बांसुरी मोरी, और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने यही गाना इसी विषय पे, राधी के तूने बंसरी चुराई। तो वो पुरानी शराब नई नई बोतलों में ये आती है मूल उसका भाव वही जो बिहारी के समय से 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है, और वो नए नए रंग रूपों में वो आता है। गायक उसको गाने में व्यक्त करते हैं और चित्रकार अपनी रंग तूलिका से करते हैं। मगर जो लोग रेडियो के द्वारा पेंटिंग देखने में असमर्थ हैं, कम से कम उसके वो भाव पक्ष का आनंद ले सकते हैं कि किस प्रकार से दोहे पे कलाकारों ने अपनी पेंटिंग बनाई। कलाकार भी पेंटिंग बनाने से पहले दोहा सुनता है, अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है, जो उसके मस्तिष्क में आता है वही फिर उसके हाथ से, मतलब पहले हार्ट में आएगा, फिर हेड में आएगा, फिर हैंड से निकलेगा। तो ये एक प्रक्रिया है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रेडियो के माध्यम से अगर कलाकारों से परिचय कराया जाए, उनके कला यात्रा से परिचय कराया जाए, तो सुनकर भी हम अपने मन में एक कैनवास तैयार कर सकते हैं और उस कैनवास को वास्तविक कैनवास पे उतार सकते हैं। और जो सफ़र है संघर्ष का, उससे ये भी पता चलता है कि कला की यात्रा में कितनी शिद्दत है, कितना समन्वय चाहिए, कितना ध्यान चाहिए। तो कम से कम युवा पीढ़ी जिसमें धैर्य नहीं है, वो धैर्य के साथ इस कला में अपने आप को ला करके अपना भविष्य भी देख सकती है और कला की तरफ समर्पित होकर कला को उसका स्थान और सम्मान भी दिला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें बड़ा गर्व है कि लखनऊ की सरजमी पर आपसे मुलाकात हो रही है, और ऐसे ही फिर मुलाकात हो, हमेशा मुलाकात हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।